नमस्कार। घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। घोषणा पत्र में मेरे आज के मेहमान से मेरा परिचय 1996 में संसद में दिए गए उनके उस भाषण से है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहारी तो जरूर बनेगा प्रधानमंत्री। हालांकि उस वक्त वो जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी का कर रहे थे। अब नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः अपनी जिंदगी की सबसे कठिन अहम सियासी जंग में है। अगर तो नीतीश कुमार हार जाते हैं तो उनके आलोचकों ने उनके लिए राजनीतिक मरसी अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा राजनीतिक शून्य की बात करते हैं। मगर अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो ये कहा जा सकता है, और संभवतः आज हम उनसे वो सवाल भी पूछेंगे कि क्या 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला वो चेहरा मिल जाएगा जिसका विपक्ष को इंतजार है। नीतीश जी आज हमारे बीच में हैं। नीतीश जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, मगर उससे पहले आइए देखते हैं नीतीश जी के सियासी करियर पर यह रिपोर्ट। दलितों के मसीहा जिंदाबाद। छात्र जीवन से राजनीति में आए नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से गहरे तक जुड़े रहे, जेल भी गए। जेपी आंदोलन से ही नीतीश ने समाजवादी विचारधारा अपनाई और आज तक वो इसी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो सबको साथ लेकर चलेंगे, समाज के सब तत्व की कठिनाई को देखेंगे। बिहार के बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर नीतीश का जन्म हुआ। बचपन में नीतीश को सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बिजली विभाग में नौकरी से अपना करियर शुरू किया, लेकिन उन्हें नौकरी रास नहीं आई। नीतीश ने राजनीति में रहकर लोगों की सेवा का रास्ता चुना। नीतीश का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है। वो जब देश के रेल मंत्री बने तो इंटरनेट बुकिंग और तत्काल सेवा जैसी सुविधाएं शुरू की। नीतीश जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में विकास के खूब काम हुए। नीतीश को सुशासन बाबू तक कहा जाने लगा। पिछड़े हों, अगड़े हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। नीतीश वीपी सिंह और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। 1994 में लालू से नाता तोड़ अलग पार्टी बनाई। लालू के खिलाफ लड़कर 2005 में बिहार की सत्ता में आए। 8 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई। नीतीश पर मौका परस्ती के भी आरोप लगे। गुजरात दंगों के बाद 11 साल तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन मोदी के नाम पर नाता तोड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों का संबंध टूटा, इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की। 2014 के आम चुनाव में नीतीश की पार्टी बिहार में बुरी तरह हारी। इटार ने लालू नीतीश की दुश्मनी खत्म कर दी और जनता परिवार एक हो गया। ये कोई थर्ड फ्रंट जैसी बात नहीं है। ये जनता परिवार के जितने दल हैं अलग अलग, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए यह एक प्रयास है। 64 साल के हो चुके नीतीश का राजनीति के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। बिहार चुनाव में मोदी को हराने के लिए नीतीश ने लालू प्रसाद यादव को फिर से दोस्त तो बना लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोस्ती नीतीश को फिर से बिहार की कुर्सी पर बिठा पाएगी। और अब मैं नीतीश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। नीतीश जी मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें और हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नीतीश जी आएं। तो ढेरों सवाल होंगे आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और अपने दर्शकों के सामने पहला सवाल रखते हैं। क्या बिहार में अगड़े पिछड़ों की लड़ाई का चुनाव है? ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर। गरीब लोग। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सबर नहीं होगा, पहली बात। मुझे सवाल करना नीतीश कुमार से। ईमानदारी से ये बता दीजिए कि आप सुशासन की बात करते हैं और आपके प्रमुख महागठबंधन के लालू प्रसाद जी शुद्ध जातिगत भाव उठा रहे हैं, तो ये दोनों में क्या मेल है? नीतीश जी, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लालू जी के लहजे में तनाव पैदा करना था दो अगड़ों और पिछड़ों के बीच। आप जिन्हें सुशासन देने
का एक सुशासन बाबू का दर्जा हासिल है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मंच से आपको उस बयान की आलोचना करनी चाहिए, खासकर उस बयान का जो मकसद है, जो हमें साफ तौर पर यहां दिखाई देता है? बिहार के चुनाव का बिगुल बजने के पहले किसने देश के प्रधानमंत्री की एक जातिगत आइडेंटिटी घोषित की? वो तो 2014 का चुनाव था, उस समय जो किया। लेकिन अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा? ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। जब कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाए, राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए, तो उनकी कोई अलग से इस प्रकार की सामाजिक या जातीय पहचान नहीं बताई जाती है और न इसकी चर्चा की जाती है। पहली बार हुई है चर्चा। तो ये जो लालू जी पर आक्षेप लगा रहे हैं, पहले कौन किया? आरक्षण के मसले को छेड़ा किसने? आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी ने ऑब्जर्वर और पांचजन में जो इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और आरक्षण कितना संवेदनशील मसला है ये किसी को मालूम नहीं है। तो इस बात को छेड़ने की बिना सोचे समझे लोगों ने छेड़ा जी। तो जिसने शुरू किया उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है, और जो सुनने के बाद जिस आदमी ने प्रतिक्रिया दी उसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, उसकी चर्चा हो रही है नीतीश जी, और बीजेपी के पसीने भी छूट रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री की जाति को छूट रहा है कि खून भी सूख रहा है, उद्धृत कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की जाति उद्धृत कर रहे हैं, उसमें और लालू जी का यह कहना कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा वर्सेस, इस दोनों में बहुत फर्क है और ये आप भी समझते हैं। एक जगह तनाव पैदा करना है, एक जगह किसी के जातिगत वजूद की बात करना है, दोनों में फर्क है, आप मानेंगे? नहीं, इसमें क्या फर्क है? ये चर्चा तो शुरू करा दिया बीजेपी के लोगों ने, तो आप कैसे मानते हैं कि जब बांध टूट गया तो फिर पानी वहीं तक जाएगा जहां तक आप सोचे हुए? जब बांध को आपने ब्लास्ट कर दिया तो पानी कहां जाएगा ये आपके नियंत्रण के बाहर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी ने जाति वाली बात पहले की। मेरा सवाल यह है कि तब तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका था कि आप सिर्फ विकास की बात करते, कि हम जाति की बात नहीं करेंगे, सिर्फ विकास की बात करेंगे, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिल सकता, इसीलिए आपने उस जाति की जो बात बीजेपी ने सिलसिले को शुरू किया था उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि अब आप अगड़े पिछड़ों की बात कर रहे हैं और बीजेपी आज विकास की बात कर रही? बीजेपी कहां विकास की बात कर रही है? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल रिजर्वेशन या आरक्षण को लेकर नहीं छोड़ा। बोले, आप कितना समझे, हम तो अपने मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन लौट करके आए हैं तो लोगों ने बताया कि कोई खास बात है ही नहीं। अब प्रधानमंत्री जी कालाजार की चर्चा कर रहे थे, बिहार में इतना केस, झारखंड में उतना केस। हम उनको यही सलाह देंगे कि उनके बगल में बैठे रहते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, उन्हीं से पूछ लेते कालाजार के बारे में, या चंद्रमोहन राय जी जब हमारी सरकार बनी 2005 में तो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये दो आदमी से पूछ ले कालाजार के बारे में। दो आदमी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। चंद्रमोहन राय जी स्वास्थ्य मंत्री थे और कालाजार पर एक टास्क फोर्स हमने गठित किया था डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की अध्यक्षता में। वो कालाजार में उनके उन्मूलन में उनकी रुचि और उनकी सेवा हम लोगों ने ली थी जी, और ये काम हो रहा था। तो क्या बोल रहे थे वो खुद ही समझ रहे होंगे। कालाजार और बिहार और झारखंड की तुलना, अब वो ऐसी ऐसी बात बोल गए हैं ईज ऑफ बिजनेस के बारे में, जो उन्होंने उदाहरण दिया, एक एक चीज का जवाब तो बिहार सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। तो जब ऐसी ऐसी बात की जाती है उसको आप कह रहे हैं डेवलपमेंट। डिवाइजिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट का कोई रिश्ता है? राज्य को जलील करना और एक तरफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करना, ये दोनों में कोई तालमेल है क्या? क्या आपको नहीं लगता कि आप आज इस मंच पर हैं, मुख्यमंत्री हैं आप एक राज्य के, तो एक आपकी तरफ से एक अपील जानी चाहिए कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं है, ये सबका चुनाव है, ये सब साथ मिलकर चुनाव है, एक बेहतर सरकार चुनने का चुनाव है। इस तरह की सेन, एक तरह से एक शालीन अपील आपकी तरफ से की जानी चाहिए। इसमें एक हिचक क्यों है आपके लहजे में, जहन में? चलिए ना, कल मेरा भाषण सुनिए, वहां मेरा भाषण सुनिए। हम मीटिंग में जो बोलते हैं
तो कहाँ टाइम है आप लोगों को? आप लोगों को टाइम है? हम जो भाषण देते हैं वो सुनने का तो फुर्सत है नहीं। फुर्सत नहीं आप है ही को मौका दिया है ना हमने अभी यहाँ अभी अभी फुटेज ही निकाल करके देख लीजिए कि हम क्या बोलते हैं। यानी कि आप लालू हमको के जो- खिलाफ हमको हैं, जो उनके इस बोलना बयान के है, खिलाफ हैं। ये कहाँ से आप निकल लालू गया? जी के बयान के खिलाफ हैं जो ये उन्होंने कहाँ कहा से है? निकल गया? मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी अपील करवा रहे थे और तुरंत करें खिलाफ। ये नहीं, वकील लालू जी बहस का कर बयान रहे हैं। विघटनकारी है या लालू जी के बयान के बारे में मैंने शुरू में टिप्पणी की, हर व्यक्ति का किसी चीज को कहने का अपना अंदाज है। ठीक है, उनको आप बदल दीजिएगा क्या? हम बदल देंगे? हर आदमी का अपना बयान है। हम जिस तरह से बोलते हैं, हमको लाख प्रोवोक करिएगा, हम किसी भी तरह से उकसावे में आते हैं क्या? हमको जो बोलना रहता है हम बोलते हैं। ठीक। और जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपका बस एक एजेंडा है, किसी तरह से लालू जी पर कुछ हमसे कहवा दीजिए और फिर वो हेडलाइन बन गया। वाह भाई, चलिए अच्छा अगला सवाल। घोषणा पत्र है आपका। अगला सवाल। नीतीश जी जाति अरे भाई, महागठबंधन में जबरदस्त एकता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बिहार में एक गठबंधन बीजेपी के भी नेतृत्व में, कितने झंझट की खबर आई। एक एलआई दूसरे एलआई पर तरह तरह के विशेषणों का प्रयोग करते हुए जो चाहे नेतृत्व के स्तर पर कहा सुनी हो रही है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं देखा आपने। नहीं, आपके यहाँ तो जिस दिन समधी जी से- छोड़ के चले गए, मुलायम कौन? सिंह यादव ही छोड़ के चले गए ना, समधी कब जी छोड़ थे? के चले गए। कब थे? ये तो आपका क्रिएशन है, ये मीडिया का क्रिएशन है। नीतीश जी, मुलायम सिंह यादव तो सुन लीजिए ना, ने लालू जी को समझाया था कि नीतीश जी को अपना नेता स्वीकार करें, आज वही छोड़ के चले गए हैं। इससे क्या हुआ? आज वही छोड़ के चले गए इससे आपको। क्या हुआ? ये पहली बार हुआ है क्या? लालू जी यूपी में बहुत बार चुनाव लड़े, हम मुलायम सिंह जी बिहार में बहुत बार चुनाव लड़े, क्या नतीजा हुआ उसका? बिहार में अहमियत है लालू जी की, यूपी में अहमियत है मुलायम सिंह जी की, अलग अलग भी लड़े हैं। ये तो मेरा प्रयास था कि जो भी जनता परिवार है उसकी एकता हो, वह एकता नहीं हुई। महागठबंधन में एकता है, एकजुटता है, और तीनों पार्टियों के कैंडिडेट की एक साथ घोषणा हुई है महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर। उनकी तरह नहीं, सबका अलग अलग घोषणा हो रहा है। आज एक का घोषणा हो रहा है, कल फिर बदल रहा है, झंझट हो रहा है। इस तरह की कोई स्थिति यहां नहीं। इसलिए कृपा करके मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे कि ये प्रयास छोड़ दीजिए कि हमसे लालू जी पर या लालू जी से हम पर कुछ ऐसा कहवा दीजिएगा कि वो हेडलाइन हो जाएगा। अब रुक करते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले सवाल का। क्या वोटरों को लालच देकर चुनाव जीतेंगी पार्टियां? ये बिहार, ये टमटम वाला बिहार नहीं है। ये लालू यादव बिहार के लोगों को टमटम की सवारी कराना चाहते हैं। वो कहते हैं यादव का बेटा भैंस की पीठ पर चढ़ेगा। अब यादव का बेटा भैंस की पीठ पर नहीं, वो स्कूटर पर चढ़ना चाहता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ना चाहता है। तो लैपटॉप ये कोई आज लग्जरी नहीं है, ये तो आधुनिक शिक्षा पद्धति का एक अंग है। और इसलिए अगर 50,000 लड़के लड़कियों को, अगर हमने कहा कि अच्छे अंक लाने वाले लड़कों के लड़कियों को हम लैपटॉप देंगे, ये कोई लुभावना नारा नहीं है। ये एक जो शिक्षित बिहार और जो आधुनिक बिहार है, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम जेटली जी का चेहरा, उनका भाव, उनकी दशा, उनकी दिशा ये दिखाती है कि उनका विजन डॉक्यूमेंट या दृष्टि पत्र एक हारी हुई पार्टी का दृष्टि बाधक पत्र है। नीतीश जी, चिंता है लोक लुभावन जिस तरह की घोषणाएं विजन डॉक्यूमेंट में की गई हैं, वो परास्त कर सकता है आपको? इसमें कुछ है। ये जो अंतिम रिपोर्ट कार्ड मेरा पब्लिश हुआ है 10 साल के काम का, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जरा उसको निकाल लीजिए। इन लोगों का कल जो तथाकथित दृष्टि पत्र जारी होगा देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। और चुनाव के पूर्व हमने अपने 7 निश्चय का ऐलान किया है, देखिएगा कितना नकल किया हुआ उसमें।
अरे भाई, लड़कियों को साइकिल, बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना का लाभ पहुंचाया गया। साइकिल का क्या मतलब था? लड़की साइकिल चलाएगी। शहर में भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। गांव में अगर कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के लड़की के माँ बाप को कहता कि लड़की को संभालो। ये तो सामाजिक वातावरण था बिहार का। हर घर से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन हुआ। साइकिल ने आत्मविश्वास का भाव जगाया लड़कियों में, आत्मनिर्भरता का बोझ हुआ, आत्मबल उसका जागा। यह सब कुछ हुआ है साइकिल का। अब साइकिल योजना शुरू हुई तो 1,70,000 लड़की थी क्लास 9 में, और इस साल मालूम है कितनी लड़कियां हैं? 8,15,000। लड़का और लड़की की संख्या अब लगभग बराबर है। और साइकिल ने स्कूल पहुंचाया, लेकिन सिर्फ स्कूल नहीं पहुंचाया, उसके अरमानों को भी पंख लगा दिए। तो साइकिल योजना के बहुत लाभ हुए। अब उसके देखा देखी कह रहे हैं कि लड़की को स्कूटी देंगे 5,000 लड़की। ये स्कूटी का पेट्रोल कौन देगा? पेट्रोल कौन देगा? वो साइकिल से तेज चलेगी ज्यादा। साइकिल से ज्यादा तेज चलेगी स्कूटी। साइकिल से स्कूटी पर चली जाएगी सब। 8,15,000 को साइकिल, 5,000 को स्कूटी। आप कह रहे हैं लोक लुभावन है। नहीं लोक है न लुभावन है। ये कंफ्यूजन छोड़ के कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगला सवाल कंफ्यूजिंग है। आप काहे के लिए परेशान हो रहा है? ये जो हम आपके पॉपुलिज्म की बात करें, भाजपा को अलग रखें। आपके जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें एक जिसको डोल कहते हैं, बेरोजगार लोगों को आप हर महीने 1,000 रुपए दीजिएगा, 9 महीने के लिए दीजिएगा, ऐसा कुछ उसमें डिटेल है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? और ये जो है इसको जो कहते हैं नॉन असेट बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, और ये जो है डिसइंसेंटिव बन जाती है। पूरे दुनिया में डोल अब धीरे धीरे रोका जा रहा है क्योंकि वो डिसइंसेंटिव बन जाता है, और आप उसी को अपना रहे हैं कि आप घर बैठे हर महीने 1,000 रुपए ले जाइए। हमारे 7 निश्चय, और इसकी घोषणा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही मैंने कर दी। एक निश्चय का एक अंश आप उद्धृत कर रहे हैं। अभी जो चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, 12वीं तक की पढ़ाई का रास्ता हमने प्रशस्त कर दिया। अब इसके आगे जाना, अनुभव के आधार पर हमने देखा कि क्लास 12 के बाद सब लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आगे पढ़ा पाते हैं, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात की। ये जो स्वयं सहायता भत्ता, जो यूथ रोजगार तलाशना चाहता है, उसको अपने घर से निकलकर बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए भाड़ा चाहिए, इसके लिए दूसरे शहर में जाएगा तो वहां ठहरने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। एक बार भी गांव से निकलकर कोई युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाता है तो उसको कुछ खर्च होता है क्या? हर पेरेंट को इतना साधन है कि वो अपने बच्चे को रोजगार तलाशने के लिए लगातार मदद करता जाए? ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो कई युवा रोजगार तलाशने के बजाय घर में ही बैठे रह जाते हैं। उसके मद्देनजर हमने एक निश्चय किया कि 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के बीच वाले बच्चे जो रोजगार तलाशना चाहेंगे उनको 2 साल 1,000 रुपये महीने का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा ताकि वो रोजगार तलाशें। ये डोल नहीं है, ये ऐसी सहायता है कि अगर ये सहायता मिल जाए तो लोग सचमुच, और किसी के लिए भी 2 साल के अंदर रोजगार तलाशना है, अगर वो रोजगार कर पाएगा तो कर लेगा। क्या आपने भी मोदी फॉर्मूला चुरा लिया है? नीतीश जी, पर्चे पे चर्चा, चाय पे चर्चा, घर घर दस्तक,
हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर एक बार नीतीश सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और एक कोई कॉमिक बुक आने वाली है, सुना मुन्ना से नीतीश, बाल नरेंद्र कॉमिक बुक आई थी। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ? हमको सब चीज मालूम नहीं रहता है। हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी आप ही लोगों से मिलती है। हम पर दो लोग बायोग्राफी लिख चुके हैं, हम खुद नहीं पढ़े। तो आप ये कह रहे हैं नारों का आपको बिल्कुल भी आभास नहीं क्या था? मतलब है नारा से? हम काम करने में लगे रहते हैं, बहुत लोग हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पार्टी में भी या गठबंधन के लोगों में भी इस बार हुआ कि जरा बीजेपी को चिढ़ाया जाए, तो चिढ़ाने के क्रम में होर्डिंग वगैरह लग गया। बहुत परेशान हुए। पिछली बार तो एक होर्डिंग दूसरे का नहीं था, इस बार कुछ होर्डिंग लग गया। ये जो पर्चा पर चर्चा है ना, ये पर्चा पर चर्चा हमारे पार्टी के अभियान समिति के प्रमुख हैं, उपाध्यक्ष हैं सतीश जी, ये उनके दिमाग की उपज है। पर्चा पर चर्चा गांव-गांव में चौपाल लगा करके किया गया। ये पार्टी का शुद्ध एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था, उसके बारे में हम जानते हैं जी। उसके बाद कई प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जनसंपर्क के कार्यक्रम हैं, तो कार्यक्रम चल रहे हैं। इस बार जनता दल यू भी शुरू से ही सक्रिय है इन सब मोर्चे पर। तो जब वो थोड़ा बहुत परेशान होते हैं तो थोड़ा आनंद आता है। इसमें आपको क्या एतराज? ठीक, अगला सवाल। हम लोग नहीं, नीतीश जी ऐसा नहीं है। आपने गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसको तो बहिष्कार कर दिया आपने, बोला कि नहीं ये अनटचेबल है। लेकिन मोदी बहिष्कार कहाँ किया है? नहीं, सुन लीजिए। और मोदी मॉडल कोई बहिष्कार नहीं किया है। या मोदी मॉडल ऑफ कैंपेन है, उसको आप उठा के ले आए हैं, ये तो सही है। वहां पर से आप जिन्होंने उस कैंपेन को डिजाइन किया था, रन किया था, वो आज पटना में बैठे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं। अरे वो बिहारी है भाई। नहीं तो आप उनको ले आए हो। आप मोदी के ही बिहारी चुरा रहे हैं बेसिकली। ले आए या स्वयं आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार के आदमी के मन में आज बिहार का भाव जग गया। आपका जो कैंपेन है, जो उसको डिजाइन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो 2014 में मोदी का कैंपेन डिजाइन और एग्जीक्यूट कर रहा था। ज्यादा तो आप जानते होंगे, तो फिर ज्यादा आप जानते होंगे, उसमें कोई बहस नहीं। प्रशांत किशोर को ले आए हैं, तो आप कोई कारण तो होगा ना। कहां से ले आएंगे? कोई विदेशी हैं? ठीक। इसी बिहार के शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले। नीतीश जी, सवाल ये उठता है कि आपने कहा घर में आ गए। नीतीश जी, अहम सवाल है कि आपने कहा कि आपका निश्चय और विकास की गारंटी, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि लालू जी के स्वभाव को कौन बदल सकता है। आप सिर्फ 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आप हमेशा दबाव में रहेंगे? कैसे आप गारंटी देंगे कि बिहार में वो राज नहीं आएगा और लालू जी का स्वभाव बदल जाएगा? आज तक तो कभी मेरा कोई तजुर्बा दबाव का है नहीं। मेरा कोई तजुर्बा दबाव का है नहीं। लालू जी का है। हम कभी दबाव की अनुभूति मुझको नहीं हुई। नंबर एक, पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा, और दबाव में आने का एक स्वभाव होता तो मेरा है ही नहीं। और आइए अब रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले बड़े सवाल का। चुनाव में गाली गलौज क्यों? आजादी के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। ये ताली बजाने की बात नहीं है मित्रों। बिहार की जनता के गौरव को भारतीय जनता पार्टी जागरूक करे। सोना मत, ये बड़ा भारी राक्षसी से ना, इसे जितना जीन हो, नल नील कोल भील, जिस जटायु हथकट्टा कलकत्ता भूत बेताल शंकर का जवाब नौजवान। देखिए, लालू प्रसाद के बयान को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ, कब क्या बोल बैठे हैं कोई भरोसा नहीं है इनके बयान को।
एक जैसे फिल्मी एक्टरों में जोकर टाइप का होता है ना, मैं समझती हूँ उनके बयान ऐसे आते हैं, गंभीर बयान नहीं आते हैं। इतने बड़े नेता को गंभीरता से कोई बात करनी चाहिए और देश बिहार के विकास में बात करनी चाहिए। अब वो बिहार के विकास की बात कैसे करेंगे जब 15 साल शासन में रहे हैं? सड़कें ध्वस्त हो गई थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, गरीब यहाँ का मजदूर पलायन करके भग रहा था, तो उनके मुख से शोभा नहीं देता गरीबों के पिछड़ों की बात करने का। वो चाराचोर छाती तोड़ देंगे बोलते हैं, यहां से आती है नरभक्षी राक्षसी सेना, जल्लाद। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। आप क्या आज अपील करना चाहेंगे कि भाषा पे संयम रखें? और ये बड़े बड़े नेता इस तरह से कह रहे हैं। भाषा पर संयम रखना चाहिए, अपील करने की चीज है। हमारे ही छाती तोड़ने की बात लोगों ने कही थी। और बीजेपी के दफ्तर में एनडीए के तीनों घटक उस समय जो थे, उस समय कोई नया घटक नहीं आया बना था, तीनों अध्यक्ष के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विधान परिषद के चुनाव में घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। उस अवसर पर आयोजित बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला मेरे छाती तोड़ने की बात की गई। हमने तो कुछ नहीं कहा। हमसे पूछा तो हमने कहा हम तो उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। हमने और कुछ नहीं कहा। तो छाती तोड़ने वाले, डीएनए गड़बड़ बताने वाले किन्होंने कहा साहब? आप आज बड़ी आसानी से निकल जाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री को कहे कि डीएनए गड़बड़ है। जब बिहार के लोगों को बुरा लगा तो मेरी दोबारा आलोचना और कंफर्म किया कि भाई उन्होंने मेरा नाम लेकर कि उसके बारे में कहा, बिहारियों के बारे में नहीं कहा। यानी हमको गाली दी जा सकती है? डीएनए गड़बड़ है। नीतीश जी, आप जानते हैं आपका भाव कैसा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा तो मैं भी कहूंगा। अब तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात और आपकी सारी बात सुन रहे हैं। नहीं, बीच में तो टोक रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि नरभक्षी, जल्लाद जैसे शब्द गरिमा ये तो आपकी भाषा, दायरों के बाहर हैं। अरे आपकी भाषा है, प्लीज। नरभक्षी, जल्लाद, मैंने तो आप बीती बताई कि हमको सुनना पड़ा, छाती तोड़ देंगे। अब आप अभी बताइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बात शोभा देती है क्या? यह आपत्तिजनक बात नहीं है? तो आप इसकी शुरुआत करिएगा, तो जवाब कोई देगा तो उसको भी आप कह दीजिएगा। शुरुआत कौन करता है? जो शुरुआत करता है उसको भूल जाइए और कोई दूसरा उसका जवाब दे दे तो फिर दिखा दीजिए कि गाली गलौज। अरे गाली डैश गलौज तो बाद में पैदा होता है ना, पहले गाली चली ना, तब न गलौज आया, जिसको गाली गलौज आप कह रहे हैं। नीतीश जी, मैं शीला रावल बोल रही हूँ, एबीपी में काम करती हूँ। अभी जो आप जिस शालीनता से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप तो गाली गलौज में नहीं है, आप शालीनता से बात करते हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है वो भाजपा की तरफ से आया है और उनका जवाब लालू जी दे रहे हैं। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कौन दे रहा है। नहीं, तो हम देख रहे हैं, वैसा दुनिया को दिख रहा है। ये जो मैच चल रही है उसमें आप तो कहीं दब गए हैं। ऐसे लगता है कि अब जो जंग हो रही है वो भाजपा बनाम लालू जी है। तो मैंने जंग गाली गलौज की होनी चाहिए, आप प्लीड कर रही हैं इसको। हम कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो उभर के आ रहा है। और इससे जुड़ा एक और सवाल है कि आप लालू जी के 22, आपके 115, फिर भी बराबर की सीट बटी है। क्या लालू जी का पलड़ा भारी है? देखिए, गाली गलौज को आप अगर प्रमुखता देंगे और उसको चलाएंगे तो जो गाली गलौज की भाषा में नहीं है वो तो दब ही जाएगा। तो क्या आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम भी वही काम करें? क्षमा कीजिएगा, मिट्टी में गाड़ दीजिए, हम उस भाषा में नहीं पढ़ेंगे। इतना हम आपको बता दें। मैं शेष नारायण सिंह हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसका क्रेडिट लालू जी झटक लेते हैं। रेल मंत्री के रूप में हमने देखा है, रेल रिपोर्ट करता था मैं, आपने जो इनिशिएटिव्स लिए थे जब आप लोग पैदल हुए 2004 में, तो लालू जी रेल मंत्री हुए और हार्वर्ड में भाषण करने गए और सर सारा हार्वर्ड वार्वर्ड में माननीय लालू जी का हाहाकार रहा
यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस और ये जो लड़कियों को प्रोत्साहन है, सारी चीजें हैं, ये आपने किया 10 साल में, चाहे जैसे किया, बीजेपी के समर्थन से जिससे। लेकिन आज मैच सीधा सीधा लालू जी और मोदी जी में हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि आपका सारा किया धरा झटक ले गए लालू जी फिर इस बार? नहीं, इस दृष्टिकोण से सोचते ही नहीं, इस नजरिए से हम नहीं सोचते। जब काम करने का मौका मिले काम करो। अगर रेल मंत्रालय में काम करने का मौका मिला तो काम किया, आज भी आप याद रखे हुए। बिहार में मौका मिला तो काम किए। लोग महसूस करते हैं, करेंगे, लेकिन ये झटका झटकी में हम नहीं, क्षमा कीजिएगा। हावी होने की एक छोटी सी मिसाल ये है, राघोपुर में आपके एक जायंट किलर थे जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। अब आज क्या हो गया है, वो बेचारे बाहर हो गए हैं और चुनाव वहां से कौन लड़ रहा है आप भी जानते हैं। तो हावी होना इससे कहते हैं नीतीश जी। ऐसा है कि एक तो भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कोई जायंट किलर था। देखिए, पहली बार लोकसभा के लिए हम चुने गए T9 में। वीपी सिंह जी हम लोगों के नेता थे, बाढ़ से, जनता दल के हम कैंडिडेट थे। बीजेपी के साथ सीमित तालमेल जनता दल का हुआ था, फिर भी मेरे बाढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी ने भी कैंडिडेट दे दिया था। और कांग्रेस पार्टी से कौन कैंडिडेट तक खड़े थे? स्टैलवर्ट, शेरे बिहार के नाम से जाने जाते थे स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी। हम चुनाव जीत गए। बहुत आदमी कहा कि अरे रामलखन यादव जी को हरा दिया, तो हम हंसते हुए कहे कि मेरी क्या औकात है कि हम किसी को हराएंगे। अरे एक माहौल बना, उस माहौल में लोग चुनाव जीते। और आइए अब रुक करते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले बड़े सवाल का। क्या बिहार चुनाव बिहारी बनाम बाहरी है? तो मैं तो आपके सामने सवाल छेड़ता हूं, अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा? बताइए, बिहारी चलाएगा कि बाहरी? तो अगर बिहारी चलावेगा तो हम तो है ठेठ बिहारी, आपकी सेवा करेंगे। नीतीश जी, जब बिहारी राज्य के बाहर जाके बाहर के अवसरों को गले लगाता है, बाहर की नौकरियों को गले लगाता है और सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन इस देश में बिहारी को ही माना जाता है, तो ये तो बहुत संकीर्ण सोच है आपकी कि आप बिहारी बनाम बाहरी का इसे चुनाव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका ऑब्सेशन, एक फिक्सेशन बताता है प्रधानमंत्री मोदी से। कोई एनआरआई ले आइए बिहार में, कोई ले आना चाहिए ना। ये बिहार का चुनाव है ना। मुख्यमंत्री अब परिपाटी हो गई कि लोग पहले से नेता घोषित कर देते हैं, तो महागठबंधन ने तो कर दिया, एनडीए को घोषित करने से कौन रोके हुए? आप लड़ रहे हैं बिना नेता के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लोकसभा का चुनाव तो उनके नेतृत्व में हुआ ही, अब विधानसभा का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़िएगा। अगला सवाल लेते हैं। आप जब केंद्र में मंत्री थे या बिहार में थे, तो एक ऐसा भी कई बार मौका आया जब आपके तरफ से नीतिगत चीजें नहीं हुई या आपके स्वाभिमान के मुताबिक नहीं हुआ, तो आपने इस्तीफा दिया, रेल मंत्री से भी, बिहार में 2 बार मंत्री से, मुख्यमंत्री से भी। अब जब स्थिति यह है कि आप 2 सहयोगियों के सहारे लड़ रहे हैं, साथ निश्चय भी हैं, बाकी भी मुश्किलें होंगी, तो क्या ये बिहार की जनता आश्वस्त होगी कि अगली बार ऐसा मौका हुआ तो नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं, इस्तीफा देने की बात कहां से आई? रेल मंत्री के रूप में हमने इस्तीफा दिया गायसल के दुर्घटना के बाद, उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। जब हम वहां गए, कन्विंस थे कि रेलवे की गलती से दुर्घटना हुई है, 200 से भी ज्यादा लोग उस दुर्घटना के शिकार हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर त्याग पत्र दिया, उन्होंने बहुत समझाया, मेरा त्याग पत्र अस्वीकृत कर दिया। हम रात भर सोए नहीं, परेशान रहे, अगले दिन फिर त्याग पत्र ले जाकर उनको हमने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, गठबंधन तो बिल्कुल चलेगा,
इतना तो हम आपको निश्चिंत कर देते हैं, ये महागठबंधन और जो हमने जिस निश्चय की बात की इसको लागू किया जाएगा और मेरी समझ से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ठीक, और आइए अब रुक करते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव का, अगले सवाल का। क्या ओवैसी, पप्पू और तीसरा मोर्चा आपकी नैया डुबो देंगे? ये आप मानेंगे नहीं कि पप्पू यादव, वो चाहे जिस पार्टी में रहे हो, निर्दलीय रहे हो, एलजेपी में रहे हो, आरजेडी में रहे हो, उन्होंने अपनी जगह बना ली है सियासी तौर पर। लिहाजा ये आपके लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब साबित हो सकते हैं, कम से कम यादव वोट्स की अगर हम बात करें तो। हम तो कोई दर्द नहीं महसूस कर रहे, हमको तो कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है। आपको कैसे इतनी दूर से सिरदर्द समझ में आ गया? नीतीश जी, आखिरी सवाल अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस शख्स की मदद आपने वाराणसी में जाके की थी, दिल्ली के चुनावों में जाके की थी, और मैं बात अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं, मगर उन्होंने यहां पर वो प्रोएक्टिव रवैया नहीं दिखाया क्योंकि आप लालू के साथ खड़े थे। कहीं जहन में कसक होती है, अरविंद केजरीवाल नहीं आए, आपकी कैंपेनिंग में उन्होंने मदद नहीं की जिस तरह से संकेत पहले मिल रहे थे, और अचानक लालू जी की मौजूदगी से जिस तरह का उनका रवैया रहा? नहीं, लेकिन कोई कसक नहीं है, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारा जो रिश्ता है बहुत अच्छा रिश्ता है। जो उनको परेशान किया जा रहा है दिल्ली में, इस मामले में पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं, या बिहार की जो मांग है उसके हक में वो भी बोलते हैं। लेकिन जहां तक बिहार के चुनाव का प्रश्न है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं थी। ये अनावश्यक ये विश्लेषण छपा था और तरह तरह की बात की जाती थी। मगर उनकी दुविधा से आप वाकिफ हैं ना? ना, कोई दुविधा नहीं। आपके महागठबंधन में लालू की मौजूदगी की उनकी दुविधा, जबरदस्ती इस बात को आप थोप रहे। दुविधा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर उन्होंने बुलाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारी वहां जाने की स्थिति नहीं थी, हम कैंपेन में व्यस्त हैं, लेकिन हमने पत्र भेजा और पहले फोन से बातचीत हुई है, हमारा पूरा समर्थन है। चलिए, उम्मीद है कि उस बात को लेकर आप तन्हाई में मुकेश का वो गीत नहीं गुनगुनाते होंगे, फिल्म संगम का, दोस्त दोस्त ना रहा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज पर, इस टोन पर मत, नोट पर नहीं खत्म करिए। बिल्कुल ही मैं बताता हूं, दिमाग से निकाल दीजिए, किसी प्रकार की दुविधा, अपेक्षा नहीं है और न किसी प्रकार की गलतफहमी। तीनों पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की मौजूदगी में मैंने तीनों दल के उम्मीदवारों की महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नाम हमने घोषित किया है जी। इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है, एकता है, इसलिए आगे बिल्कुल ठीक ढंग से सारा काम होगा। बिहार की जनता भरोसा करेगी, मुझको पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा पत्र में शरीक होने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर इसी तरह घोषणा पत्र में खास मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।